हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं अनसॉल्व्ड, और हमने जो सेट लिया है वो है 346XY और 5 मार्क क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। और आज हम लोग इसका 8 और 9 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन आप पढ़िए, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर इन एसी सर्किट व्हेन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं। देखो स्टूडेंट, हम लोग तो जानते हैं एसी वोल्टेज का इक्वेशन यही होता है, V=V0 sin ओमेगा टी। अब अगर प्योर इंडक्टर है स्टूडेंट, तो इसमें जो हमारा वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री लीडिंग होता है करंट से। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेट एसी वोल्टेज V=V0 sin ओमेगा टी, देन alternating current alternating current जो होगी स्टूडेंट, अगर प्योर इंडक्टर है तो इसमें वोल्टेज 90 डिग्री लीडिंग पर होता है, यानी करंट क्या होती है 90 डिग्री लैगिंग पर होती है। लेकिन इसके साथ रेजिस्टेंस भी आ गया, लेकिन रेजिस्टेंस पर क्या होता है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो इनके बीच इसका जो फेज होगा करंट का वो वोल्टेज से कुछ कम होगा। तो हम लोग इसको 5 में माइनस कर लेंगे। देन I=I0 sin ओमेगा टी माइनस 5, ऐसे इसको निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो करंट होगी वो कुछ लैगिंग में होगी, तो लैगिंग में कितनी होगी वोल्टेज से, वही हमारा फेज डिफरेंस 5 होगा। वेयर phi फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फाई क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस है। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट, पावर, तो एवरेज पावर हम लोग निकालते हैं। एवरेज पावर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, P=VI लिखते हैं। ठीक है, V की वैल्यू हमने क्या रखी है स्टूडेंट, यहाँ देखो क्या है, V0 sin ओमेगा टी, और I की वैल्यू क्या रखी है, I0 sin ओमेगा टी माइनस 5। और एवरेज के लिए ऐसे लगाते हैं, इस पर, इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं। अब देखो स्टूडेंट, P एवरेज यहाँ देखो V0 sin ओमेगा टी, तो V0 sin ओमेगा टी, इधर I0 sin ओमेगा टी माइनस 5, तो I0 हमने आगे कर लिया, आया sin ओमेगा टी। ठीक है, और ब्रैकेट में हमने साइन A - B का फार्मूला अप्लाई कर दिया, वो हो गया साइन
ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। यहाँ पे जो हमने फार्मूला यूज किया स्टूडेंट, वो फार्मूला हमने यहाँ पे ये यूज किया। यहाँ पे जो हमने फार्मूला यूज किया स्टूडेंट, वो फार्मूला यहाँ हम लिख दे रहे हैं। वैसे यहाँ नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ देखो इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ये फार्मूला हमने यूज किया है, ठीक है स्टूडेंट। वो यहाँ लिखा हुआ है, ये एवरेज लगा हुआ है स्टूडेंट, इधर भी एवरेज, इधर भी एवरेज, इधर भी एवरेज, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया वी नाट आई नाट, ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दिया तो हमारा क्या यहाँ से निकला, देखो स्टूडेंट, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है, कॉस फाई, माइनस इधर आके मल्टीप्लाई हुआ ये, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है। इन पर एवरेज लगा है ऐसे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, वी नाट आई नाट, ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, माइनस हो गया, इन दोनों में हमने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 ब्रैकेट में हो गया 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये एवरेज यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ये जो होता है ये साइन 2 थीटा की तरह हो जाएगा। इसमें जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो अभी यहाँ बताते हैं, ऐसे हम लोग इसको बना देंगे। ये हो जाएगा वी नाट आई नाट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज मान, यानी एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, और कॉस फाई हो गया, ठीक है, माइनस 1/2 इधर हो गया, ये जो ब्रैकेट के अंदर का भाग है ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी, एवरेज हो गया ये साइन फाई हो गया, ठीक है। यहाँ हमने जो फार्मूला लगाया ध्यान से सुनिए, देखिएगा, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a, ये फार्मूला हमने यहाँ यूज किया। पी एवरेज इज इक्वल टू वी नाट आई नाट 1/2 कॉस फाई, ठीक है स्टूडेंट। इधर देखो, इसकी जो वैल्यू हमने इसकी तो बता ही दी तुम्हें, साइन स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है, ध्यान से देखिए, वो होती है 1/2, ठीक है, और साइन 2 थीटा इसकी एवरेज वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो देखो ओमेगा टी अगर थीटा है तो ये साइन 2 थीटा है, तो इसकी वैल्यू 0 होती है, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, ये साइन स्क्वायर थीटा की तरह, तो 1/2 होती है। तो ये हमारी पावर हो गई P इज इक्वल टू वी नाट आई नाट 1/2 कॉस फाई, ये एवरेज पावर, ये एवरेज पावर का फार्मूला है, ठीक, एवरेज पावर का, ओके। अब देखो स्टूडेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P एवरेज इज इक्वल टू
V0/√2 I0/√2 cos फाई। यहाँ क्या किया हमने, ये जो 2 था इसको 2 बार हमने √2 कर दिया तो √2 इंटू √2 का 2 हो जाता, ठीक है। इसके नीचे √2 कर दिया, इसके नीचे √2 किया, तो पी एवरेज का यहाँ से V0/√2 क्या होता है, VRMS होता है। I0/√2 क्या होता है, IRMS होता है। ये हो गया cos फाई, ठीक है। ये एवरेज पावर का फार्मूला हो गया। इसके आगे इस क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट कि वाटलेस करंट दिया हुआ है, वाटलेस करंट, ठीक है। और दिया है चोक कॉयल, और ये दोनों इस वर्ष कोर्स में नहीं है, ठीक है। इस वर्ष कोर्स में नहीं है, ठीक। ये दोनों इस वर्ष कोर्स में नहीं है, इसलिए इसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। पर यहाँ पावर का जो डेरिवेशन है वो कोर्स में है, तो ये हमने पावर का डेरिवेशन एवरेज पावर का आपको बता दिया, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आर वाला, ठीक है। उसका ये डायग्राम क्वेश्चन में बना हुआ है। इसमें आपको निकालना है इन द गिवन सर्किट, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या क्या निकालना है, पहला हमारा निकालना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC निकालना है, ठीक है। दूसरा हमें निकालना है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL लिखते हैं, ठीक है, XL। तीसरा हमें इसमें निकालना है इम्पीडेंस, क्या निकालना है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को हम लोग क्या कहते हैं, Z कहते हैं। चौथा इसमें क्या निकालना है, चौथा हमें निकालना फेज डिफरेंस यानी फाई, ठीक। और पांचवा निकालना पीक वैल्यू ऑफ करंट I0 निकालना है। पांचवा हमें निकालना है I0, इतनी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो स्टूडेंट, ये हमारा वोल्टेज है। वोल्टेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V = V0 sin ωt, ऐसे वोल्टेज लिखते हैं। अच्छा, वोल्टेज को ऐसे लिखने पर हम अब यहाँ गिवन देखें क्या क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। गिवन में ये हमारा L हुआ, L दिया है हमारा 10H दिया है, ऊपर देखिए। C हमारा दिया है 20 μF यानी 20 × 10⁻⁻⁶ F, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, आगे क्या क्या दिया है। R हमारा दिया है, R कितना है, 5000 ओम, ये भी दिया है। इन दोनों से देखो V0 कितना हुआ स्टूडेंट, V0 हमारा हुआ 200 वोल्ट, ठीक। और ओमेगा कितना हमारा है, ओमेगा यहाँ देखो ωt है, ओमेगा का वैल्यू 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। अब हम पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। पहला पॉइंट होता है हमारा XC = 1/ωc होता है, ठीक है। यानी ये हो गया 1/ω की वैल्यू कितनी है, 100। C की वैल्यू कितनी है, 20 10⁻⁻⁶, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, XC कितना हुआ हमारा, यहाँ देखो ये पावर 6 ऊपर कर दो ना डायरेक्ट, 1 2 3 4 5 6, नीचे हो गया 100 × 20,
सॉल्व कर लो। अब तो ईजी हो गया। 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, XC हमारा आ गया 500 ओम। ठीक है, XC हमारा निकल आया 500 ओम। दूसरा पॉइंट हमारा निकालना है XL। तो XL हो गया हमारा ओमेगा L। ओमेगा दिया 100, L हमारा दिया है 10, तो XL हमारा हो गया, ठीक है, 1000 ओम। ठीक है, XC और XL निकल आया। तीसरा पॉइंट हमारा क्या निकालना है? Z। ठीक है, और Z निकाल लो स्टूडेंट। Z का क्या फार्मूला होता है? Z इज इक्वल टू अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये जो R यहाँ 5000 अनसाल्ड में छपा हुआ, ये 500 होगा। ठीक है, तो आप इसको 500 से सॉल्व करिए। ठीक है, ये जो है 500 होगा, इसको 500 से सॉल्व करिए। अनसाल्ड में 5000 छपा है, पर पेपर में 500 है ये। ठीक है, तो अब इसको हम लोग यहाँ निकालेंगे। Z इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया 500 का स्क्वायर प्लस 1000 माइनस 500 का स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, R की वैल्यू 5000 अनसाल्ड में छप गई है, वो गलत छपी है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों में 5000 का स्क्वायर कॉमन है, तो Z की वैल्यू 500 यहाँ से बाहर निकल आया। अंडर रूट में जब ये पूरा निकल गया तो 1 बचा, और यहाँ भी 1 बचा। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू हो गया 500√2, इतना ओम निकल के आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट 4 पॉइंट का देखो। 4 पॉइंट में हमें निकालना है फाई, यानी फेज डिफरेंस बिटवीन। तो हम लोग इसके लिए फार्मूला लिखते हैं tan फाई का। tan फाई इज इक्वल टू होता है XL माइनस XC अपान R होता है, यानी tan फाई की वैल्यू आ गई। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, XL हमारा कितना है? 1000, यानी tan फाई हो गया tan फाई हो गया 500 अपान 500 इज इक्वल टू 1 हो गया। और ये होता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, tan फाई हो गया 45, यानी फाई की वैल्यू निकल आई 45 डिग्री। पाँचवा पॉइंट दिया है I0, यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट। I0 का फार्मूला होता है V0 अपान Z। I0 इज इक्वल टू हो गया, V0 हमारा कितना हो गया? 200, और Z हमारा कितना है? 500√2। ठीक, यहाँ से I0 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? I0 आ गया √2 ऊपर और 5 नीचे, इतना एम्पियर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है एक्सप्लेन डिप्लेशन लेयर, यानी डिप्लेशन लेयर को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, हमने एक PN जंक्शन डायोड यहाँ बनाया है। इधर है P रीजन और इधर है N रीजन। ठीक है, इसमें हमने दिखाया जो निगेटिव आयन होते हैं इनको एक्सेप्टर आयन कहते हैं,
और ये होते हैं पी रीजन में, और जो पॉजिटिव आयन होते हैं इनको डोनर आयन कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं एन रीजन में। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन इससे सेपरेट होता है वही ये इलेक्ट्रॉन है हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे ब्लैक डॉट हमने बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन होंगे। और होल्स जो होंगे पॉजिटिव चार्ज वाले, वो स्पेस ऐसे गोला होता है, ऐसे हमने बनाया हुआ है। अब देखो स्टूडेंट, क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे को न्यूट्रल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, नियर टू द जंक्शन इन बोथ रीजन, नियर टू द जंक्शन इन बोथ रीजन, इलेक्ट्रॉन एंड होल डिफ्यूज टू ईच अदर एंड मेक्स ए न्यूट्रल रीजन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री वाले और जो होल्स हैं ये एक दूसरे को डिफ्यूज करके न्यूट्रल रीजन बना लेते हैं। इसी न्यूट्रल रीजन को हम लोग डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ओके, इन ए पीएन जंक्शन डायोड, इन ए पीएन जंक्शन डायोड, इन ए पीएन जंक्शन डायोड, near to the junction in both region, in both region एक्सेप्टर एंड डोनर। ठीक है, दोनों इसमें डिफ्यूज हो जाते हैं, एक्सेप्टर एंड डोनर। पीएन जंक्शन इन बोथ रीजन, एक्सेप्टर एंड डोनर मेक ए न्यूट्रल रीजन, make a neutral region after the diffusion this region is known as depletion layer। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी वाले देख लें। पीएन संधि डायोड में, ठीक है, दाता और ग्राही आयनों के, ठीक है, विसरण के पश्चात संधि पर एक उदासीन क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या बन जाता है। इस उदासीन क्षेत्र को अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है, इन डिप्लेशन लेयर इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स, फ्री वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ आर एब्सेंट। डिप्लेशन लेयर यानी अवक्षय परत में, यानी हरासी स्तर में फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। बिकॉज दे न्यूट्रलाइज टू ईच अदर।
ठीक है, क्योंकि वह एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये हमारी डिप्लेशन लेयर है। ठीक है, इधर हमारे होल्स हैं पी रीजन में और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन है। तो पी पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और एन पर क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, तो इसका मतलब इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across the depletion layer across the depletion layer of a p-n junction diode is known as potential barrier. Is known as potential barrier. ठीक है, यहाँ देखो स्टूडेंट, हमने क्या बताया कि जो हमारी जंक्शन होती है, जब यहाँ न्यूट्रल रीजन हो गया तो एक तरफ पॉजिटिव हो जाते हैं, एक तरफ निगेटिव हो जाते हैं। अब यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ निगेटिव, तो बैटरी की तरह हो गया। तो एज लाइक ये बैटरी हो गया, तो बैटरी हो गया तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है पीएन जंक्शन डायोड पर, बिना बैटरी लगाए है, ये अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ठीक है, फॉर जी पीएन जंक्शन डायोड पोटेंशियल बैरियर इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट। इतना वोल्टेज बिना बैटरी दिए हो जाएगा। ठीक है, फॉर सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको चाहें तो और बड़े में बता सकते हैं, पर इसकी ज़रूरत हमें नहीं दिख रही है। और बड़े में आप बताना चाहें तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन पी रीजन ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इन पी रीजन ए पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड एंड इन एन रीजन इज नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर पीएन जंक्शन डायोड becomes as like a battery and then potential difference across the depletion layer is produced। आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं। ठीक है, पर आप यहाँ डिफाइन करिए, वैल्यू बताइए। ठीक है, आप देखो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे डिप्लेशन लेयर स्टूडेंट, ठीक है, डिप्लेशन लेयर, इसकी जो थिकनेस होती है, ठीक है, आप उसको भी इसमें मेंशन कर दीजिएगा पीछे डिप्लेशन लेयर में। इसकी थिकनेस जो होती है 10 टू द पावर माइनस, नियर अबाउट 10 टू द पावर माइनस, ये जो थिकनेस है, जो इतना हमने लिया है यहाँ बड़ा सा दिखाया है,
ये बहुत कम होता है, नियर अबाउट 10⁻⁻6 मीटर होता है, 1 माइक्रोन के इक्वल, नियर अबाउट 1 माइक्रोमीटर के बराबर थिकनेस होती है इसकी, बहुत पतला होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग इसमें देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसमें देखो स्टूडेंट, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर आपको दिखाना है तो इस पर आप ध्यान से हमारी बातें सुनिए। जो हमारे दो पॉइंट दिए हैं S1 और S2, ये सेकेंडरी कॉइल के हैं ट्रांसफार्मर के। ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल का S1 जो टर्मिनल है वो डायोड के P टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है, और डायोड का N टर्मिनल जो है लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट है A पॉइंट पर। हमारी जो सेकेंडरी कॉइल उसका S2 टर्मिनल जो है वो लोड रेजिस्टेंस के पॉइंट B पर कनेक्ट है। ठीक है, तो पहले सर्किट में क्या है स्टूडेंट, सर्किट, ठीक है, सर्किट, और सर्किट में हमने आपको बताया परिपथ में आप क्या लिखेंगे, टर्मिनल्स S1 ऑफ सेकेंडरी कॉइल टर्मिनल्स S1 ऑफ सेकेंडरी कॉइल is connected to P region of PN junction diode, ठीक है, टर्मिनल S1 ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड टू P रीजन ऑफ PN जंक्शन डायोड। ठीक है, यानी हिंदी वाले भी आराम से लिख सकते हैं कि द्वितीयक कुंडली का S1 सिरा PN संधि डायोड के P क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, P रीजन से जुड़ा हुआ है। N रीजन ऑफ PN जंक्शन डायोड is connected to terminal A of load resistance RL। ठीक है, यानी जो डायोड PN संधि डायोड का N रीजन है वो किससे कनेक्ट है, टर्मिनल A से कनेक्ट है ऑफ लोड रेजिस्टेंस RL, यानी जो लोड प्रतिरोध RL के A सिरे से N को जोड़ा गया है। ठीक है, हिंदी वाले भी ऐसे सुन के और खुद लिखें। तीसरा पॉइंट, टर्मिनल S2 ऑफ सेकेंडरी कॉइल is connected to B terminal of load resistance, B टर्मिनल ऑफ RL लिख देते हैं, लोड रेजिस्टेंस RL यहाँ बनाई है। ठीक है, RL। ठीक है, ये इतना ही सर्किट है स्टूडेंट इसमें। ठीक है, इसके बाद आप वर्किंग लिखेंगे जो है।
वर्किंग में देखिए, तो वर्किंग में तो आप जानते हैं क्या क्या होता है, उसको पहले यहाँ हम आपको बता दें कि वर्किंग में क्या होता है कि जो हमारा सेकेंडरी कॉइल जो होती है उसमें हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है, ट्रांसफार्मर से अल्टरनेटिंग करंट आती है, ठीक है। तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो हाफ साइकिल में पॉजिटिव होती है और हाफ साइकिल में निगेटिव, यानी वी नो दैट अल्टरनेटिंग करंट, we know that we know that we know that alternating current becomes positive in half cycle, positive in half cycle and negative in other half cycle, negative in other half cycle। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट हिंदी वाले लिख सकते हैं आराम से। हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा आधे चक्कर में धनात्मक होती है और अगले आधे में ऋणात्मक होती है, ठीक है। इन फर्स्ट हाफ साइकिल, in first half cycle when S1 is on positive potential, then S2 will be on negative potential, compare to S1, देखो स्टूडेंट, पहले आधे चक्कर में जब हमारा S1 धन विभव पर है तो S2 उसकी तुलना में, S1 की तुलना में ऋण विभव पर है, ठीक है। इन दिस कंडीशन डायोड D will be forward bias biased and forward current will be flow from diode D, ठीक है स्टूडेंट। इस स्थिति में डायोड D अग्र अभिनत होगा और उसमें अग्र धारा प्रवाहित होगी, एंड terminal A will be positive and B will be negative
negative then load resistance RL, direct current will be flow from A to B। ठीक है, तब हमारे लोड प्रतिरोध में RL में दिष्ट धारा A से B की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इन अदर हाफ साइकिल, ठीक है, अगले आधे चक्कर में क्या होगा, व्हेन S2 is positive, S2 is on positive potential and S1 is on negative potential compare to S2, then diode D will be reverse biased, in this condition if diode is ideal, then no any current will be flow in load resistance, RL। ठीक है स्टूडेंट, इस कंडीशन में जब S2 पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा और S1 निगेटिव पोटेंशियल पर होगा, तो निगेटिव से यहाँ P टर्मिनल कनेक्ट होगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। जब रिवर्स बायस हो जाएगा तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में अगर ये डायोड आइडियल है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो इसका मतलब आधे साइकिल में करंट फ्लो होती है, आधे में नहीं होती है। therefore in half cycle current will be flow and other half cycle will not be। ठीक है,
will not be flow। ठीक है, इसलिए आधे साइकिल में करंट फ्लो होगी और आधे में करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म आर गिवन बिलो। ठीक है, देखो स्टूडेंट, पहले ऐसे हम लोग 3 लाइन बनाएंगे, एक बीच में गाढ़ी बनाएंगे और ऊपर दोनों डॉट डॉट लाइन और सेम हाइट की बनाएंगे। जो है अगर इधर का हमारा प्लस का पोटेंशियल V होगा, ये 0 होगा, तो ये माइनस का पोटेंशियल V होगा। ठीक, और इधर का जो हमारा बनेगा ये करंट का बनाते हैं। ठीक, तो I का इधर प्लस का होगा, इधर I माइनस का होगा। अब इसमें ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इसको हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इधर हो गया टाइम हमारा, इधर टाइम हो जाता है। ठीक, इसमें भी टाइम हो जाएगा। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, पहले पर इसको ऐसे मिलाएंगे यहाँ। ठीक, फिर एक छोड़कर इसको नीचे मिलाएंगे यहाँ तक, फिर एक छोड़कर इसको ऊपर मिलाएंगे यहाँ तक, फिर एक छोड़कर इसको नीचे मिलाएंगे यहाँ तक। ठीक है, अब इसको वेव ऐसे चला देंगे स्टूडेंट। कोशिश करिएगा और अच्छा आप बनाएं। ठीक है, ये हमारा हो गया इनपुट वेव फॉर्म। ये कौन हो गया? ये है हमारा इनपुट, ठीक है, वेव फॉर्म। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, यहाँ क्या हुआ, जब अल्टरनेटिंग करंट पॉजिटिव थी तो करंट फ्लो हुई। तो यहाँ पहले पर तो पॉजिटिव है ना, यहाँ से यहाँ तक इतनी करंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो होगी, ऐसे करंट फ्लो हुई। ठीक है, लेकिन अगले में ये निगेटिव हो गया। जब ये निगेटिव हो गया तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुई, तो ये भाग खाली हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे जो हमारा ऊपर हुआ तो यहाँ पे फिर ऊपर हो गया ये। अब हम लोग इसको ऐसे फिर बना लेंगे, ऐसे ये वो आउटपुट हुआ। ठीक, फिर यहाँ नहीं होगा, फिर आगे यहाँ शुरू होगा, ऐसे निकलेगा ऊपर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया वेव फॉर्म। ठीक है, अब अगर आगे वाला ऊपर बना देंगे तो तीसरा ग्राफ यहाँ से ऊपर ऐसे बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके।